में जो गीतांजलि श्री को बुकर प्राइज मिला है रेत समाधि के लिए। जी सर अभी तो मैं यही रिकॉल कर पा रही। अगर आपको हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के जितने भी कवि, लेखक, साहित्यकार जो दिवंगत हो चुके हैं, यदि आपको कभी उनमें से किसी एक के साथ मिलने का मौका मिले, किससे मिलना चाहेंगी और क्यों? सर मेरे प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, तो मैं उनसे मिलना चाहूंगी। तो निराला जी के बारे में 3 ऐसी बातें बताइए कि हम भी उनको पसंद करने लगे सब लोग। सर एक तो जो उनके राम की शक्ति पूजा है, उस वजह से जो उसमें ओज दिखाया गया है कि किसी भी स्थिति, चाहे हमारे लिए कितनी भी विपरीत स्थितियां हों, फिर भी हम अपने मनोबल से हम स्थितियां अपने पक्ष में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक अच्छे मोटिवेटर थे। यस सर। एक बात हुई, और बताइए। दूसरा सर बेटी के लिए उनका जो प्रेम है सरोज स्मृति में जो दिखता है, तो सर दूसरा मुझे उनकी ये क्वालिटी अच्छी। क्या दिखता है? हम नहीं जानते, थोड़ा बताइए, समझा के बताइए। सर सरोज स्मृति में बेसिकली उन्होंने अपने बेटी के लिए वात्सल्य प्रेम प्रकट किया है, जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। तो बेटी से प्यार तो हर आदमी करता है, उसमें से क्या खास? लेकिन सर हिंदी साहित्य में बेटी के प्यार के लिए बहुत रेयरली मिलती हैं कोई कविताएं। अच्छा ठीक है, तो और तीसरा सर जो उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि वो सर नियमों में नहीं बंधते थे, जैसे सर मुक्त छंद की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। तो ये सर नियमों से अलग चलना और अपनी पहचान स्थापित करना, ये इनकी। एक बार उनका झगड़ा महात्मा गांधी से हुआ था, सुनते हैं। आइडिया है आपको क्या झगड़ा हुआ था? सॉरी सर, मुझे नहीं। कोई बात नहीं सर, आप पूछिए। दिव्या, हरियाणा का नाम हरियाणा क्यों है? सर बेसिकली हरियाणा हरि प्लस आना से है, और इसे सर हरि मतलब भगवान की भूमि कहा जाता है। जैसे सर महाभारत यहाँ हुई और सर भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसीलिए इसे हरियाणा कहा जाता है। तो हरि प्लस आना, आना कौन सा ना? न है सर, आना तो न है, लेकिन हमारी हरियाणवी लैंग्वेज में बेसिकली न को न से बोला जाता है। तो इसलिए सर पूर्ण हो जाता है। यस सर। अच्छा, ये बताया कि हरित क्रांति और हरियाणा के जन्म में क्या रिश्ता है? सर हरित क्रांति में हरियाणा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोनों के जन्म का रिश्ता क्या है? दोनों के बर्थ में कोई रिलेशनशिप? हाँ सर, हरियाणा का सर पंजाब से सेपरेट 1966 में हुआ था, और हरित क्रांति 20वीं दशक में आई थी। नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना है? यस सर। कौन थे वो? सर हरित क्रांति के जनक। कहाँ के थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। किस देश के नागरिक थे? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, हमने उन्नत बीज का किसी देश से आयात किया था 1965 में। यस सर। फिर एक हमने अपनी प्रयोगशालाओं में उसे विकसित करा के किसानों में वितरण का अभियान चलाया था। यस सर। किस देश से उन्नत बीज का आयात किया था? सॉरी सर। लैब टू लैंड मूवमेंट एक चला था 1966 में। यस सर। जिस साल हरियाणा का जन्म हुआ। यस सर। क्या था वो मूवमेंट? सर उसमें बेसिकली खेती, मतलब लैंड से लेके और लैब तक, मतलब अनुसंधान, उनको जोड़ा गया था ताकि पूरी चेन प्रोसेस है जो कृषि की, उसमें सर इम्प्रूवमेंट किया जा सके। मतलब पूरी आपूर्ति श्रृंखला। यस सर, आपूर्ति श्रृंखला। और कौन कौन से कदम उठाए गए थे जिससे हरित क्रांति फलीभूत हो पाई? सर एक तो उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार, दूसरा सर सिंचाई की सुविधाएं, कैनाल सिस्टम बिछाया गया था जिससे सिंचाई प्रॉपर हो सके। एफसीआई की स्थापना भी उसी के आसपास हुई थी क्या? एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पीडीएस क्या है? सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भारत में कब शुरू हुआ? सर मुझे एग्जैक्ट। अच्छा, हरित क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि भारत का खाद्य आत्मसुरक्षा हासिल कर पाया। यस सर। अब जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, कृषि समझौता है WTO वाला, उसके वजह से एक दबाव है सरकार के ऊपर कि वो पुरानी सुविधाओं को वापस ले। yes, जिसके विरोध में हरियाणा के किसान, राजस्थान किसान, पंजाब के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कौन से वो प्रावधान हैं कृषि समझौते में जो कि भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं? सर बेसिकली WTO में ये कहा गया है कि किसानों को कैश के रूप में इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं। जितना प्रोडक्शन है उसका डेवलप जो कंट्रीज हैं वो 5% दे सकती हैं और डेवलपिंग 10% दे सकती हैं। अब जैसे सर MSP के रूप में भारत सरकार जो किसानों को MSP के रूप में कैश उपलब्ध कराती है, उनसे खाद्यान्न खरीदती है, वो सर हमारे भारत में 10% से ज़्यादा है। तो बेसिकली इसी के ऊपर WTO में विवाद है। क्या आपको यकीन है कि वाकई 10% से ज़्यादा है? सर रिपोर्ट्स में तो ऐसा ही है। अनाज भंडारण को लेकर भी कुछ नियम में प्रावधान है, फूड स्टोरेज को लेकर क्या प्रावधान है और क्या दबाव है सरकार पर उसके लिए? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कृषि वस्तुओं के बाजार में विकृति से हम क्या समझते हैं?
सरकार के उपस्थिति से कृषि बाजार में किस प्रकार की विकृति आ सकती है? सर, गवर्नमेंट की उपस्थिति से जो प्राइवेट मार्केट होता है, जब प्राइवेट सप्लायर्स होते हैं जो खरीदने वाले होते हैं, उनको सर एक ये उनके लिए सर मार्केट में मतलब उनके लिए कमी हो सकती है। अगर गवर्नमेंट आ जाती है तो सर उनके लिए थोड़े ऑप्शंस कम हो जाते हैं। जैसे एमएसपी के ऊपर खरीदना होता है तो सर अगर सरकार खरीदती है एमएसपी के ऊपर या नहीं खरीद पाती है तो प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसी रेट पर खरीदना पड़ता है। ये विकृतियाँ हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो चूंकि किसान परिवार से आती हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, जो कृषि विपणन संस्थाएं हैं, मंडियां हैं, यस सर, जिससे कि किसानों को बड़ा भरोसा है कि उनसे सहारा मिलता है, यस सर, इसको बंद कर देना चाहिए, ध्वस्त कर देना चाहिए, पूरी तरह से स्वतंत्र बाजार पर आश्रित कर देना चाहिए कृषि उपज को? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एपीएमसी मंडियां हैं उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसके साथ साथ ही प्राइवेट प्लेयर्स को भी सर पूरी छूट होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में अभी जो 3 कृषि कानून लाए गए थे, तो मुझे लगता है सर सिर्फ एपीएमसी मंडियों को सर सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए, उनमें कुछ सुधार करना चाहिए ताकि सर वो अपना कार्टेलाइजेशन ना कर सकें, जिससे किसानों को कम कीमत पर अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर ना होना पड़े। कानून लाकर सरकार ने सही किया था या कानून वापस लेके सही किया? सर बेसिकली ये कानून लाने के पीछे सरकार की इंटेंशन सही थी, लेकिन जो विरोध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी प्रक्रिया में कुछ कमी थी। जो किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे सर अच्छे से बात नहीं की गई। तो मुझे ऐसा लगता है सर कानून का उद्देश्य अच्छा था और कानून निश्चित ही कृषि में कुछ लाभदायक परिणाम उत्पन्न कर सकता था, लेकिन इसके लिए बस डिस्कशन की ज़रूरत थी। पहले किसानों को ट्रस्ट में लेके उनको समझा के उसके बाद सर कानून लाए। किसान फिर धरना पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। किन वादों का वो हवाला दे रहे हैं? किन वादों को सरकार ने पूरा नहीं किया? एमएसपी को सर लीगल करने की जो मांग थी उनकी, तो सरकार अभी एमएसपी को लीगल करने के पक्ष में नहीं है। क्या तर्क है सरकार के? सर सरकार का ये तर्क है कि एमएसपी हमेशा से एक नीति रही है, उसे कभी भी लीगल करने की बात नहीं की गई है। अगर सरकार एमएसपी को लीगल कर देती है तो इससे सर गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा फिजिकल बर्डन पड़ेगा और सरकार चाहती है कि हम किसानों के आय को, उनकी लागत को कम करके R&D में निवेश करके बढ़ाएं। इसलिए सर सरकार एमएसपी को लीगल। एमजी नरेगा के पहले भी रोजगार उत्पादन के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते थे। सरकार नियमित रूप से बेरोजगारी निवारण कार्यक्रम चलाती थी, लेकिन कानून बना देने से सरकार पर एक कानूनी दायित्व पड़ा, दबाव पड़ा। और वैसा ही आश्वासन किसान चाहते हैं। नरेगा के अनुभव से निष्कर्ष लेके बताइए कि क्या वाकई एमएसपी कानून बना देना किसानों के हक में होगा या कृषि के पक्ष में होगा? सर मुझे ऐसा लगता है कि नरेगा में बेसिकली 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। वो सर उन सर अनस्किल्ड वर्कर्स को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं हो पाती हैं। लेकिन किसानों के संदर्भ में सर एमएसपी को लीगल करना इसलिए मुझे ठीक नहीं लगता है क्योंकि एक तो इस पे गवर्नमेंट पे फिजिकल बर्डन पड़ेगा और दूसरा जो सर प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो सर डिमोटिवेट होंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है सर? इससे कृषि में R&D और सर निवेश ये भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है कि प्राइवेट सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं ताकि वो सर पूरी चैन में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें और हमारे किसान एम्पावरमेंट है, हमें उनको एमएसपी लीगल करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, धन्यवाद दिव्या। थैंक यू सर। दिव्या, थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। यस सर। कोई साइंस फिक्शन मूवी देखी है आपने? नो सर। कोई टर्मिनेटर मूवी नाम सुना होगा शायद। सॉरी सर। जिसमें कई सारे रोबोट्स लड़ते हैं आपस में और मनुष्यों को से लड़ते हैं, आपस में भी लड़ते हैं। हाल फिलहाल एक, वैसे तो इलॉन मस्क काफ़ी कुछ कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, साइंस फिक्शन की मूवीज़ में जिस तरह से दिखाया जाता था मशीनें लड़ रही हैं बड़ी बड़ी, वो रियलिटी होने जा रहा है। उसकी संभावना जो बहुत अकाल्पनीय लगती थी वो अब रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी में आ गई है। ऐसा क्या कुछ हुआ है जो कि उनको ये स्टेटमेंट देना पड़ा? सर अभी हाल में AI के क्षेत्र में और रोबोटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे अभी ChatGPT आया है सर। रोबोटिक्स में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? कुछ बहुत 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जो ब्रेक थ्रू आई हैं रोबोटिक्स में, AI में नहीं। वो क्या आई हैं? सॉरी सर, मैं नहीं रिकॉल। उनकी एवोल्यूशनरी ट्रेनिंग की जा रही है, आप उस विषय में देखिए। थोड़ा सा विषय बदलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान का एक कॉन्सेप्ट था, एक कैनन था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में अच्छी व्याख्या करी हुई है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है दोबारा। यस सर। क्यों?
सर अभी हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली जुडिशियरी की सुप्रीमेसी स्थापित करता है तथा पार्लियामेंट की सोवरेंटी को। कॉन्टेक्स्ट क्या था इस बात का, उनको क्यों उठाना पड़ा ये चीज़? सर अभी जो पार्लियामेंट ने 2050 में एनजेएसी का निर्माण किया था उसे सर सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, तो इस वजह से। आपको खुद अपनी समझ से क्या लगता है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इतना जो बेसिक के ऊपर जो ध्यान है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी का बेसिक तो डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। यस सर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो जिस तरह से एनजैक के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो लॉजिकल है कि नहीं है? कहीं आपको डिस्पैरिटीज दिखती हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की जो मूलभूत विशेषताएं हैं उनको प्रिजर्व करता है। तो इसके लिए और हमारे सर संविधान में ये नहीं कहा गया है कि हमारी पार्लियामेंट सोवरेन है, तो इसलिए सर सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जरूरी है। क्योंकि सर कभी कभी ऐसा होता है कि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो बहुमत में होती है। पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, लेकिन हम तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, ये तो सैक्रोसैंक्ट है ये चीज़। यस सर। फिर भी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पोजीशन है वो काफ़ी हद तक ठीक है? सर मुझे ऐसा लगता है जो चेक और बैलेंस की विशेषता है वो बनी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खुद लागू क्यों नहीं होता चेक एंड बैलेंस? उनको कौन चेक एंड बैलेंस करेगा? हाँ, ये हो सकता है सर, जो अभी कॉलेजियम का सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है और कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो हम एनजेसी को लागू कर सकते हैं, लेकिन कुछ सुधारों के साथ, जिसमें सर जुडिशरी का भी रिप्रेजेंटेटिव हो और एग्जीक्यूटिव का भी रिप्रेजेंटेटिव हो। भारत एक प्रयास कर रहा है कि ऑफशोर रुपी की मार्केट डेवलप हो। ऑफशोर रुपी या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या चीज़ हो? सर इसका मतलब ये है कि अभी हाल में डॉलर के मुकाबले में सर डॉलर फ्लक्चुएट होता है, तो भारत का रुपये है वो डिप्रेसिएट होता है। तो इस वजह से इंटरनलाइजेशन ऑफ रुपी का मतलब है कि भारत का जो ट्रेड है वो रुपी में हो। आपने हासमान प्रभाव के बारे में आप जानती हैं? इसमें इसको इंग्लिश में क्राउडिंग आउट बोलते हैं। यस सर। क्या होता है क्राउडिंग आउट? ये सर ऐसे होता है जो फाइनेंशियल मार्केट में जब गवर्नमेंट ज़्यादा डेब्ट ले लेती है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कम स्पेस बचता है, उसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। सपोज कुछ एक फिक्स सेविंग है, सरकार अगर उस सेविंग से बोरो कर रही है, यस सर, इकोनॉमी के लिए तो अच्छा ही होना चाहिए। सरकार भी प्रयास कर रही है, सिग्नलिंग दे रही है मार्केट को कि उसका विश्वास है। यस सर। तो फिर इसको इतना नेगेटिव क्यों देखा जाता है क्राउडिंग आउट को? सर इसको नेगेटिव इसलिए माना जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास बेसिकली कल्याणकारी कार्य करने होते हैं। उसके पास सर जब कल्याणकारी कार्य करता है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कम पैसा बचता है और इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा सुदृढ़ है या ज़्यादा अच्छे से कैपिटल एलोकेशन कर सकता है और सरकार नहीं कर सकती है? नहीं सर, ऐसा नहीं मानना है मेरा कि सरकार नहीं कर सकती, लेकिन इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। मतलब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये सब करके कर सकते हैं। मेरा आखिरी प्रश्न चाइना को लेकर है। यस सर। चाइना के इंकर्जन्स हुए हैं अभी हाल फिलहाल में भी। लगभग साल में कितने इंकर्जन्स होते हैं जो चाइना की तरफ से लगातार रहते हैं? सर ऐसे कोई फिक्स तो नहीं है। लगभग रेंज क्या होती होगी? 2, 3, 4, 5? सर 2-3 सैकड़ों में होते हैं। रिपोर्ट कुछ होते हैं, बाकी नहीं। अच्छा, ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के बारे में जानती हैं? यस सर। ये वुल्फ वॉरियर नाम कहाँ से पड़ा? सर ये बेसिकली कोई मूवी थी चाइना में, उसके इसका कोई प्रत्यक्ष एग्जांपल दीजिए ना जहाँ पे वो वुल्फ वॉरियर बन के उनके डिप्लोमेट्स हम पे अटैक किया हो, भारत के डिप्लोमेट्स पे। कहीं ऐसा हुआ है क्या? सॉरी सर, मैं अभी तो रिकॉल नहीं कर। श्रीलंका में एक कन्फ्रंटेशन हुआ था इंडिया और चाइना का। यस सर। उसमें काफ़ी तीखी टिप्पणी दोनों तरफ से डिप्लोमेट्स ने करी थी ट्विटर पे। क्या कॉन्टेक्स्ट था, कुछ आपको ध्यान है? सॉरी सर। थैंक यू। सॉरी। दिव्या, यस मैम। ये बताइए, एक तो होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 में जो आए हैं, और एक था हमारा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट यस मैम 2006 का। इन दोनों के बीच कुछ विरोधाभास है, आपको पता है क्या है? ये दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं? Yes, ma'am. हाँ, तो इन दोनों के बीच कौन सा बिंदु है जो विरोधाभास है? मैम इसमें बेसिकली ट्राइबल्स जो होती हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, उनके राइट्स को लेके विरोधाभास है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ये कहा गया है कि 4 हेक्टेयर तक अगर लैंड है किसी के पास तो उस पर ट्राइबल्स का अधिकार होगा। लेकिन अभी जो ये रूल्स आए हैं उनमें बेसिकली सरकार ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इनको बढ़ावा दिया है, तो मैम यहाँ कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। तो आपको लगता है कि सरकार एक तरीके से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स के जो राइट्स हैं उनको बाईपास करते हुए ये रूल्स बनाया है गवर्नमेंट ने, सिर्फ डेवलपमेंट
बोल रहे हैं, लेकिन इन अ वे तो उनके जो हेरिडिटरी राइट्स हैं उसका हनन हो रहा है। मैम इसके लिए गवर्नमेंट बेसिकली जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उनको बढ़ावा दे रही है। मैंने वही बोला। यस मैम, लेकिन ऐसा हो सकता है मैम कहीं जो कंट्राडिक्शन है उनको लेके गवर्नमेंट थोड़ा सा उनसे डिस्कस करके, और उन्होंने तो कंसेंट क्लॉज ही हटा